मैं फारूक वानी ब्राइटर कश्मीर के इंटरव्यूज में आप सबका खैर मकदम करता हूं। आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं वो रिसेंटली रिपील्ड फॉरम लॉज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हमारे साथ गेस्ट हैं विजय सरदाना साहब जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, डॉक्टर गिरी जो प्रोफेसर जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, एंड नन अदर देन यशोधर आजाद जो फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर है। आप सबका हमारे इस शो में खैर मकदम है। तो पहले हम सरदाना साहब से बात करेंगे। सरदाना साहब, हमें जरा बताइए, हमारे जो नाजरीन है उनको ये बताइए, फॉरम लॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो लागू किए थे लास्ट ईयर, तो इससे ये क्या है? हमारे जो ये दर्शक है उनको जरा इसके बारे में तफसील से बताइए। सबसे पहले आप सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। देखिए, जो भारत सरकार ने 3 कानून लेके आए थे उसका सबसे बड़ा जो फायदा था वो ये किसानों का कहना था कि आज हमें सिर्फ मंडी में जाके माल बेचना पड़ता है और मंडी में कार्टेलाइजेशन होता है, हमारा एक्सप्लॉयटेशन होता है, हमें पूरे पैसे नहीं मिलते। हमें मार्केट में कहीं भी बेचने की आजादी होनी चाहिए, जहां हमें सही रेट मिले हम वहां बेच सकें। ये किसानों की कई दशकों से डिमांड थी। दूसरा ये था, जो फूड प्रोसेसिंग कंपनीज थी उनका कंसर्न ये था कि साहब हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, हम प्रोसेसिंग करना चाहते हैं, लेकिन हमें सही तरह का रॉ मटेरियल नहीं मिलता जो हमको चाहिए, और हम उसके पैसे देने को तैयार हैं लेकिन मंडियों में वो क्वालिटी नहीं मिलती, तो हम क्या करें। तीसरी तरफ समस्या ये थी इस देश में कि हम जितना खाद्यान्न पैदा करते थे, फल सब्जियां पैदा करते थे, उसका स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं था और वो वेस्ट होता था। उदाहरण के लिए, आज हम करीब 305 मिलियन टन अनाज पैदा करते हैं लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी सिर्फ 80-85 मिलियन टन है। तो 1 लाख करोड़ से ज्यादा का माल सड़कों पे इधर उधर सड़ता था। ये 3 समस्याएं थी। इन समस्याओं को देखते हुए जो 3 कानून भारत सरकार लाई थी उसके एक एक लाइन में मैं आपको जवाब दे देता हूं। पहला कानून यह था कि अगर किसान को मंडी में सही रेट नहीं मिलता है तो वो मंडी के बाहर भी बेच सकता है और उस पे ना कमीशन लगेगी ना टैक्स लगेगा। तो किसान की चॉइस थी कि वो कहीं भी बेचे जहां उसको सही रेट मिलता है, चाहे वो मंडी के अंदर बेचे, मंडी के बाहर बेचे, जहां उसका मन है वहां बेचे। मंडियां रहेंगी क्योंकि मंडियां राज्य सरकारों का अधिकार क्षेत्र है संविधान के हिसाब से। तो मंडी कोई बंद नहीं कर सकता जब तक राज्य सरकार ना चाहे। और अगर मंडी में रेट अच्छा मिलेगा तो किसान बाहर क्यों बेचेगा? तो वो तो तभी बेचेगा जब उसको बाहर अच्छा मिलेगा। तो ये एक लाइन का कानून ये था कि किसान को इस बात की आजादी थी कि वो जहां चाहे जिससे चाहे डील कर सकता है, कोई उस पर पाबंदी नहीं होगी। दूसरे में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो कानून था वो ऑप्शनल था। अगर किसान चाहे तो कॉन्ट्रैक्टिंग करे, ना चाहे तो ना करे। अगर उसको सामने वाला स्पॉन्सरर अच्छा रेट दे रहा है, किसान को लगता है ये डील उसके लिए सही है, तो करे, कोई पाबंदी नहीं थी। और ये बहुत बड़ी गलतफहमी फैलाई गई कि जमीन चली जाएगी। जमीन का इस कानून से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि ना तो जमीन समझौते का हिस्सा होगी ना किसी विवाद का हिस्सा होगी। तो जमीन हमेशा किसान की है और किसान की रहेगी, चाहे वो विवाद हो चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट हो। तीसरा कानून ये कहता था कि जो प्रोसेसिंग कंपनीज हैं, जितनी उनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, सबको नहीं, इस बात को समझना होगा, यहां भी कंफ्यूजन क्रिएट किया गया। जो प्रोसेसिंग कंपनीज हैं जो एग्रीकल्चर ट्रेड में डील कर रही हैं, जितनी इनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, ऐसा नहीं कि आपकी कैपेसिटी 100 टन है और आपने 10,000 टन माल रख लिया, ऐसा नहीं कर सकते। जितनी आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है सिर्फ उतना माल आप स्टोर कर सकते हैं ताकि आपको क्वालिटी का यूनिफॉर्म मटेरियल मिल जाए, ताकि आप साल भर एज पर योर रिक्वायरमेंट आप एक्सपोर्ट कर सके। ये 3 कानून थे, बहुत सिंपल से, तीनों किसान के फेवर में थे। तीनों किसानों की जो समस्याएं थी, देश की समस्या थी, उसको एड्रेस करते थे। लेकिन जैसा हम जानते हैं कि समाज में हमेशा ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने ईसा मसीह को सूली चढ़ाया,
जिन्होंने गुरु नानक के बच्चों की बलिदानी करवाई, उनको लगता था वो सब सही है। जिन्होंने मोहम्मद के परिवार को कत्ल किया, उनको भी लगता था वो सही है उस समय। लेकिन हकीकत हमारे सामने ये है कि सूनर और लेटर सच्चाई यही है कि ये कानून किसानों के हित में थे, चाहे वो ईसा को सूली पे चढ़ाएं, चाहे मोहम्मद के परिवार को करें, चाहे गुरुओं के शहीदत करें। सच्चाई सच्चाई है। आपको थोड़े समय बाद समझ में आएगा कि जब ये लोगों का टेम्परेचर डाउन होगा, सोचने लगेंगे, पढ़ने लगेंगे, लोगों को अकल आएगी कि उन्होंने कितना बड़ा अपना नुकसान कर लिया। विजय साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़ा तफसील से इसको हमारे सामने रखा कि हमारे दर्शकों को ये जाने के ये फार्मूलाज क्या है। लेकिन हम यशोवंदर आजाद से ये जानना चाहते हैं कि अगर ये फार्मूलाज जितने भी थे, अगर ये फार्मर्स के हक में थे, तो इतना एजिटेशन क्यों चला, इतने लोग क्यों मरे? उसके बाद भी अगर आप गवर्नमेंट ने ये रिपील किया, तो उसके बाद भी अभी फार्मर्स अपने डंडे पे हैं कि नहीं जी, इसको हम अभी एजुकेशन खत्म नहीं करेंगे जब तक हमें प्रूफ नहीं मिलेगा, जब तक ये नहीं मिलेगा। जबकि गवर्नमेंट ने बहुत हेस्ट में इसका डिसीजन ले लिया, और डेमोक्रेसी में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी लॉ को इतनी जल्दी से रिपील किया जा रहा है। यशोवर्धन जी, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि विजय साहब ने बहुत ही अच्छी तरह से इस तीनों फार्म लॉज को समझाया है, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में जो कोई भी समझ सकता है, और जिसको हम कहते हैं टेकन एट अ फेस वैल्यू अगर देखा जाए तो बिल्कुल ही सही लगता है, रैशनल लगता है। लेकिन मैं एक निष्पक्ष इसके हैसियत से ये कहना चाहूंगा कि आज देश में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जहां पर कि विपक्ष और पक्ष के नेताओं के बीच एक अजीब सी स्थिति हो गई है कि अगर सरकार कहे तो विपक्ष को वो अमान्य है, और विपक्ष भी अगर कुछ भी कहे तो वो सरकार को अमान्य है। और ऐसी स्थिति में ये फार्म लॉज फंस गए। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जब सरकार के पास ऐसा बहुमत था, तो इस तरह से फार्म लॉज पास करना ही नहीं चाहिए था। ये बिल्कुल सही है कि अगर ये फार्म लॉज भी अगर लाए जाते पहले पार्लियामेंट में, तो उसका गहरा विरोध होता। इसलिए नहीं कि क्लॉज बाय क्लॉज में कोई बड़े गहरे उसमें आपत्तियां होती, लेकिन सिर्फ इसलिए कि चूंकि वो पक्ष के तरफ से लाया गया है, इसीलिए विपक्ष को उसको अपोज करना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन फिर भी मान्यताओं को देखते हुए, हमारी प्रजातांत्रिक प्रणाली को देखते हुए, यह आवश्यक था कि इसे कम से कम पार्लियामेंट में लाकर पूरी तरह से इसे डिबेट करना चाहिए था, ताकि ऑपोजिशन की जो ये समस्या थी वो खत्म हो जाती। और मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को एक बात जितनी अच्छी तरह से विजय साहब ने बताया था, इसे पुनः पार्लियामेंट पे ये कहना चाहिए था और उस पर डिबेट करना चाहिए था कि ये दुख की बात है कि हम इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर सके ठीक से फार्मर्स को। और एक पोर्शन फार्मर्स का था जो कि बहुत ज्यादा इसको अपोज कर रहे थे, लेकिन हम प्रजातांत्रिक मान्यताओं को मानते हुए हम इसको रिपील करते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं इस बात को, और विजय साहब की बात के आगे ले आके मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि अंत में इस देश को फार्म संशोधन की आवश्यक है, रिफॉर्म की आवश्यक है, लैंड एक्विजिशन आवश्यक है, लेबर लॉज का चेंज होना आवश्यक है। और इसलिए जब तक हम वैसा एक वातावरण नहीं तैयार करेंगे कि विपक्ष और पक्ष के नेता एक प्लेटफॉर्म पर आए, तब तक ये चीज ऐसी ही फंसी रहेगी। ये बड़े दुख की बात है कि इस प्रोसेस में हमारा देश 100 साल पीछे है और शायद 150 साल पीछे हो जाए। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहते हैं, जैसे इन्होंने यशोवर्धन आजाद साहब ने भी पॉइंट रखा कि गवर्नमेंट को कई लॉज को ठीक करना चाहिए, तो क्या आप समझते हैं कि ये जो फॉर्म लॉज जो रिपील हो गए, ये बहुत जल्दी में हो गए या इसको पहले से करना था? धन्यवाद फारूक साहब, आप लोगों को सबको मेरा आदाब। क्योंकि लोकतंत्र का स्पिरिट से ये मैं पैनल को थोड़ा सा दिलचस्प करने के लिए विवादित करना चाहूंगा। विजय साहब बड़ा फाजी लोकी लाए, उन्होंने फार्म लॉज का बड़ा बारीकी से उसका चर्चा की, लेकिन ये मेरे लिए डेड इशू है क्योंकि वो रिपील हो गए हैं, तो उसका अभी विशेषता का कोई चर्चा करने को फायदा नहीं है। तो इट्स फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स।
बाकी आजाद साहब जिनके साथ मैं पहले भी बहस कर चुका हूं, बहुत सीनियर ऑफिसर थे, तो वो कह रहे हैं कि पक्ष विपक्ष का था। ये तो फैक्चुअली रॉन्ग है कि पक्ष विपक्ष यहाँ पे नहीं थे, ये सरकार और किसानों के बीच में था। विपक्ष पार्लियामेंट के अंदर बहस करने के चाहते थे, नहीं हुआ, लेकिन ये लड़ाई किसानों और सरकार के बीच में था, विपक्ष कहीं भी नहीं था यहाँ पे। ये ऐसे एक लड़ाई है जो आम आदमी, आम किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा बांधा, तो रिपील ये हो गया। अब ये जल्दी हो गया, कैसे हुआ ये, इसमें इसी की प्रक्रिया के बारे में कहना चाहूंगा, क्योंकि फार्म लॉज तो अभी डेड इशू है। ये प्रक्रिया जो हुआ था, ये जो भी हुआ, लेकिन एक अच्छी बात है कि लोकतंत्र का जीत हुआ। और प्राइम मिनिस्टर का मैं सराहना करूंगा, जो भी उनका पॉलिटिकल मंशा हो, लोग कहते हैं कि चुनाव आ रहे थे इसीलिए हुआ 2 स्टेट्स में, लेकिन जिस विनम्रता से और जिस शालीनता से उन्होंने कहा कि मैं क्षमा मांगता हूं, मेरे से गलती हो गई, मैं ये बात को शायद मैं पहुंचा नहीं पाया, इसीलिए किसान भाई मेरा नहीं मान रहे हैं, तो इसको मैं रिपील करता हूं। ये बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ा अच्छा कदम उठाया। लेकिन ये रिपील देर में हुआ, क्योंकि ये पूरा प्रकरण में कहीं डायलॉग, संवाद नहीं था। ये सरकार के एक कमी है, सरकार निर्णायक है, बहुमत में है, अच्छे कदम भी उठा रहा है, लेकिन डायलॉग में ये विश्वास नहीं करता, चाहे ओपोजिशन के साथ हो या स्टेक होल्डर के साथ। तो ये सरकार में दुखद स्थिति यह है कि डायलॉग कंडक्ट नहीं कर सकते, चाहे पाकिस्तान के साथ हो, हमें डायलॉग नहीं चाहिए। कश्मीर के मुद्दे में डायलॉग इज एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी, बिना डायलॉग में इट इज ऑल्सो की टू कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, बिना डायलॉग में डेमोक्रेसी नहीं चलेगा। अब प्राइम मिनिस्टर इस चीज को माने कि मैं इस बात को आपके तक पहुंचा नहीं पाएगा, ये उनका गलती थी। बिना, जैसे आजाद साहब कह रहे थे, बिना चर्चा में, बिना स्टेक होल्डर डिस्कशन में इस तरह का फार्म लॉ को इतना जल्दी पास करना, पार्लियामेंट में मैं आज पढ़ रहा था अखबार में, 15 मिनट में 10 बिल पास हो गया, 10 बिल 15 मिनट में, ये काहे का तरीका है? तो और ये जो गलतियां होती हैं, नेतृत्व से गलती हुई और प्राइम मिनिस्टर से भी गलती हुई है। आपको और एक चीज याद दिलाऊंगा, टोनी ब्लेयर जो बहुत बड़े प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन में, उन्होंने कहा कि इराक लड़ाई में मैं अमेरिका को सपोर्ट करके गलती की, ये मेरे से गलती हुई है, तब चुनाव भी हार गए और बाद में वो गलती भी माना। अब प्राइम मिनिस्टर एक गलती को मान गए हैं कि ये गलती हुई है और ये हम इसको पूरा टोटल विड्रॉ करते हैं। लेकिन मैं एक बात और कहूंगा, देर में इसीलिए किया कि 700 किसान मर गए, उनको जो तकलीफ हुआ, जिस तरह का उन्होंने सफर किए, उसके पहले अगर हो गया होता, 1 साल ही नहीं चलता, तब ठीक था। लेकिन ठीक चुनाव से पहले वो कर देना, जो भी हो, रिपील हो गया है, ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया। डॉक्टर साहब, थोड़ा हम विजय साहब से ये बात करें। विजय साहब, ये जरा बताइए कि गवर्नमेंट ने ये जो डिसीजन लिया कि लॉज को रिपील किया, लेकिन क्या लगता है आपको कि इतने लोग इसमें मरे, तकरीबन 200 से ऊपर लोग मरे, उसके बाद 700 उसके बाद यूपी में भी ऐसा हो गया कि वहां पे भी उसमें भी, वहां पे भी लोग मरे, और उसके बाद क्या लगता है कि गवर्नमेंट ने थोड़ा इसमें देरी कर दी? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रही इस पूरे प्रदर्शन में कि सरकार की तरफ से कोई भी ना लाठीचार्ज हुआ या कोई फायरिंग हुई, ना कुछ हुआ, कोई वायलेंस नहीं हुआ इस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। जहां तक बात है, देखिए, डेथ की, अब ये बात अलग है कि हम उसको, मौत को कैसे हम एनालिसिस करते हैं या उसको हम क्या लेबल देते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि साहब इस देश में 700 किसान मरे, देखिए हर आदमी की मौत निश्चित है, कब और कहां होती है सवाल इसका है। देश में रोज 60,000 आदमी मरते हैं। नहीं सर, एक और तो वो सब डेथ है, एक तो थोड़ा मैं इनसे गलत है, इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ, अगर हम ये कहें, देखिए मैं वही कह रहा हूं कि अगर आप ये कहते हैं कि प्रोटेस्ट के कारण डेथ हुआ, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि कहीं पे भी किसी ने भी कोई मेडिकल रिपोर्ट और पोस्टमार्टम में ये नहीं आया कि इसका कारण नेचुरल नहीं था। तो ये बात समझनी होगी उसका, इसलिए मैंने कहा। देखिए सपना जी, सिंह साहब, जब आप शांति से सुनिएगा ना, शांति से सुनिएगा। मैंने ये कहा कि अब आप इसका मतलब और इंटरप्रिटेशन क्या करते हैं, ये पक्ष और विपक्ष और ये आपकी अपनी सोच पे है। मौत है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन नेचुरल मौत में फ्लाइट में भी हो सकती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एयरलाइंस ने मुझे मारा। मैं अगर ट्रेवल कर रहा हूं और मेरी मौत हो जाए, तो इसका मतलब नहीं है कि रेलवे ने मारा। या अगर मैं किसी रिश्तेदार के यहां गया और वहां मेरी मौत हो जाए, इसका मतलब नहीं कि रिश्तेदार ने मारा या रिश्तेदार के कारण मेरी मौत हुई। तो मेरा ये कहना है, डेथ उसको डिफेंड करते हैं।
मैं डिफेंड नहीं करता, मैं ये कहता हूं ये डेथ इज ए नेचुरल प्रोसेस, इनएविटेबल। हम कोई भगवान नहीं है, हम दुनिया में आए हैं जाने के लिए। कहां जाते हैं, कैसे जाते हैं, आप इस पे चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई ये सोचता हो कि मैं किसान हूं और मेरी मौत नहीं होगी, या विजय सरदाना हमेशा के लिए इस दुनिया में आया है, इससे बड़ा एनालिसिस की नालायकी मैं नहीं समझता कि हो सकती है, पहली बात। दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि हाँ, मौत पे राजनीति होती है और जो हो रही है, लेकिन क्या कोई ये बता सकता है कि जितनी भी मौतें हैं वो नेचुरल नहीं थी? अगर वो नेचुरल डेथ्स नहीं थी, मैं अगर टेंट में रह रहा हूं, मेरा हार्ट फेल हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार उस हार्ट फेल के लिए जिम्मेवार है। कहने का मतलब ये है कि आप इंटरप्रिटेशन कुछ भी कर सकते हैं अपनी सोच के हिसाब से, लेकिन अगर हाँ वो नेचुरल डेथ नहीं थी तो सवाल बनता है कि कारण क्या था। जैसे कि एक इंसान के हाथ पैर काट के उसको लटका दिया गया, वो डेथ क्राइम था, लेकिन अगर मैं टेंट में सो रहा हूं और मेरा हार्ट फेल हो गया तो उसको आप क्राइम कैसे बोलेंगे, मुझे नहीं समझ में। विजय साहब, अगर आपका पॉइंट है कि ये लोग मरे, उनको नेचुरल डेथ है या वो बाई चांस मरे, वो तो एक बात है। दूसरी बात, अगर फिर ये एजिटेशन हुआ ही क्यों लोगों ने इसमें इतना किया, लोग मरे, ये हो गया, सड़कों पे आ गए, ट्रक्स के नीचे, बिल्कुल सही है। देखिए कई लोगों ने तो खुदकुशी भी करी ना, कई लोग ने खुदकुशी भी करी। ऐसा है सर, देखिए ये सारे मैं वही कह रहा हूं वानी साहब, एजिटेशन क्यों हुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप ये तीनों कानून पढ़े, मैं आपको वहीं आ रहा हूं, आधार लेके आ रहा हूं। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। कानून में क्या था? कानून में एक लाइन थी कि जब आप मंडी के बाहर बेच सकते हैं और वहां आपको कमीशन नहीं देना होगा, ये एक तबका है समाज का, कमीशन एजेंट, जिन्होंने एपीएमसी मंडियों पे कब्जा कर रखा है, ये उनके आर्थिक, जिसको कहते हैं ना, उनके अपने व्यापार, अपने कार्टल के अगेंस्ट था। इसीलिए आप देखोगे कि जब इस देश का किसान इतना गरीब है तो इतने रिसोर्सेज, इतने टेंट, इतने पकवान, इतने ड्राई फ्रूट्स, इतना सब कुछ, अचानक पैसा कहां से आया? क्योंकि एक तरफ तो हम कह रहे हैं किसान गरीब है, घर नहीं चला पा रहा, और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं करोड़ों रुपए आंदोलन पे खर्च हो रहे हैं। तो क्या हमने ये जानने की कोशिश की कि जो किसान घर नहीं चला पा रहा अपना, वो आंदोलन में करोड़ों रुपए लगा देगा? तो कोई तो फंडिंग कर रहा है, और उनका क्या मतलब है फंडिंग का? अगर उनका कोई स्वार्थ नहीं है तो ये फंडिंग किस लिए की जा रही है? तो सवाल जो आपने उठाया, मुद्दा वो है कि इस आंदोलन के पीछे वो कौन लोग थे, कौन फंडिंग कर रहे थे, जो भारत सरकार को और भारत की इमेज को दुनिया में बदनाम करना चाह रहे थे। वो स्वार्थ क्या था? वो स्वार्थी लोग कौन थे? उनका एजेंडा क्या था? सवाल ये। लेकिन विजय साहब ये बता रहे हैं कि ये जो है, ये इस सब का, इसका जितना भी लाभ मिलेगा वो कुछ घरों को मिलेगा या कुछ कॉर्पोरेट हाउसों को मिलेगा, तो फिर इसका मतलब ही नहीं रहता ना। अब मेरे को बिल्कुल सही है सर आपका। देखिए मैंने कहा ना कि जब लोग पढ़ते नहीं हैं, लोग समझते नहीं हैं, कुछ कॉर्पोरेट घबरानों को मिलेगा। मैं आपके सामने एक उदाहरण रखता हूं, ठीक है सर। हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़ है। मैं आधा मिनट दीजिएगा, मैं पूरा कैलकुलेशन दे रहा हूं। हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़ है। एक आदमी को महीने, साल भर में करीब 91 केजी, 90 किलो के करीब अनाज चाहिए पेट भर खाने के लिए। 90 किलो, ये न्यूट्रिशन साइंस है, मैं नहीं कह रहा हूं। आपको 2000 किलो कैलोरी चाहिए, स्वस्थ आदमी को 1000 कैलोरी आनी चाहिए अनाज से। उसका मतलब है 90 केजी। इसका मतलब यह है हिंदुस्तान में 127.4 मिलियन टन से हर आदमी का पेट भर जाएगा अनाज का। इस देश में अनाज पैदा होता है 304 मिलियन टन। सर कौन व्यापारी मूर्ख है जो सरप्लस पे कब्जा करेगा, जिसका बाजार नहीं है, जिसका रेट नहीं मिलने वाला? कोई भी व्यापारी मूर्ख है क्या सर, जो खरीद के गोडाउन भर लेगा और जिसकी डिमांड नहीं है? आप रख लीजिए 10 मिलियन टन, 160 मिलियन टन तो सरप्लस है। कौन व्यापारी ऐसा काम करेगा? विजय साहब, हम थोड़ा आजाद साहब से भी जानना चाहते हैं। आजाद साहब बड़ा उतावले हो रहे हैं कि आप कब बात जवाब देने। आजाद साहब, क्या फ्यूचर ऑफ एक्शन क्या रहना चाहिए इसके बारे में? देखिए ऐसा है, विजय साहब ने काफी समय लिया है फार्म कानून के पक्ष में और काफी कुछ समझाया है क्यों होना चाहिए, लेकिन यही तो मैं कहता हूं राजनीति है। प्रजातंत्र में लोगों को अधिकार है विरोध करना,
और अगर कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, चाहे वो राजनीति से ही प्रेरित हो, तो राजनीति में रहकर आपका ये फर्ज है कि आप अपनी बात सोचता है कि मैं क्या उगाऊं और मुझे इसके पैसे अच्छे मिले। ये सही है कि पंजाब में ये वाटर, जिसको कहते हैं वाटर गजलिंग क्रॉप्स जो है, ये किए जा रहे हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनको वहां से हटाने के लिए किस तरह के इंसेंटिव दिए जाएं, ये भी आवश्यक है। और किस तरह ये आवाज उनकी तरफ पहुंचे, ये भी ज्यादा आवश्यक है। बिहार में मंडियां हटा दी गई हैं, लेकिन बिहार में देखिए वहां के किसानों का भला कुछ नहीं हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज की राजनीति जो इतने ही दुर्भावना से प्रेरित हो गई है, इसमें दुख की बात यह है कि आप किसी भी एक अच्छे कानून को भी लाइएगा तो उसका विरोध अवश्य होगा। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि संवाद आवश्यक है। इसलिए मेरा ये कहना है कि आपके फ्लोर मैनेजर्स जो हैं वो अच्छे रहें। एक चीज सिंह साहब से भी विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा, ये सही है कि किसानों ने अब विरोध किया, लेकिन लड़ाई तो संसद में चल रही थी विपक्ष के खिलाफ, और इसलिए मैंने उसको पक्ष और विपक्ष की संज्ञा दी। और इसलिए मैं चाहता हूं कि कितने ऐसे विषय हैं इस देश में जिसमें अगर विपक्ष और पक्ष के लोग अगर साथ में नहीं आए तो इस देश का कोई भला नहीं होगा। सिंह साहब, आप भी इस बात को मानेंगे कि हमें आवश्यक है फार्म कानून लाना, किसी भी तरह का जो आप चाहते हैं। किस लिए चाहिए? इसलिए चाहिए कि हमें फार्मर्स को उस ऑक्यूपेशन से हटाना है, हमें मैन्युफैक्चरिंग को इंसेंटिवाइज करना है। ये आवश्यक है कि हम लैंड एक्विजिशन बिल लाएं सभी लोगों की सहमति से। ये आवश्यक है कि हम लेबर लॉज में रिफॉर्म करें, नहीं तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। और एक बात और निवेदन करना चाहूंगा सिंह साहब, कि डायलॉग तो ठीक है, लेकिन डायलॉग सिर्फ डायलॉग के लिए नहीं होना चाहिए, उससे कुछ पनप कर बाहर आना चाहिए। और अंत में ये बात भी कहना चाहूंगा कि फार्मर्स ने जो 26 जनवरी को किया वो गलत था। डॉक्टर गिरी, आपका सुनना चाहते हैं। डॉक्टर गिरी, आप क्या बता रहे हैं? जो आजाद साहब जो बता रहे हैं उसके बारे में आपकी क्या राय है? आजाद साहब से मैं सहमत हूं, और जो सेकंड टाइम उन्होंने कहा संवाद की बात, और ये सब उन्होंने जो इलेबोरेट किया उसमें मैं सहमत हूं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, मैं विजय सरदाना साहब का, ये बड़ा नामी वकील है, उनका बात सुन के मुझे दुख हुआ और कष्ट भी हुआ। उन्होंने जो डेथ को उन्होंने नेचुरल बताया, एक फैटलिस्टिक इंटरप्रिटेशन दिया, मौत किसका लिखा हुआ है, ये बड़ा सिनिकल अप्रोच है, बड़ा दुख कष्ट हुआ मुझे। और ये लखीमपुर खीरी में एक एसयूवी को फार्मर्स सुनिए, फार्मर्स डॉक्टर साहब नहीं, ये पॉइंट ऑफ व्यू है सब अपना ना वो जो मुझे लगा, मैं सुन रहा हूं तो कहूंगा ना, नहीं कोई बात नहीं, जो मैं सुन रहा हूं तो बताऊंगा ना। तो लखीमपुर खीरी में जो जीप चला दिया प्रोटेस्टर्स में, जीप रोन दिया, वो भी नेचुरल डेथ था। वो वकील है, वो जानते हैं। एबेटमेंट टू डेथ एंड सुसाइड इज अ क्राइम। एबेटमेंट टू डेथ एंड सुसाइड इज अ क्राइम। Sir, you are doing illogical interpretation. No, fair enough. That is, let me have my say. You had your say. You had your say. Let me have my say. You had your say. I have a right to. I have right to challenge you. No. This is the spirit of democracy. That is my point of view. You made a very cynical interpretation of death. That really no. Very cynical. You really simplified the death, and it really hurt me. You could not do that. You know what is abatement to death and suicide? It's law. No. You are in fact speaking against the Prime Minister who has withdrawn the repeal. You see? No, गलत नहीं है। आपने बहुत ही गलत बात करी है। आप एक चैनल में बहुत गलत बात करी है। डेथ को आपने नेचुरल बताया है। लखीमपुरी खीरी को आप जोड़ रहे हो, ये गलत है। क्यों? ये फार्मर्स नहीं थे क्या? लखीमपुर खीरी में फार्मर्स नहीं थे? आप you are making a very cynical interpretation. Absolutely. No, you cannot. You know. Yes, it is my point of view. डिबेट हो रहा है। It is my point of view. डॉक्टर साहब, डिबेट हो रहा है, इसमें हमें आपको Absolutely. I never heard anybody justifying death like this. गलत बात कर रहे हैं। नहीं, गलत बात तो कौन कर रहा है? जनता सुनेगी। ये नहीं, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं प्रोफेसर।
I'm a professor, I'm not a politician. But the way you run down the debt is very cynical. I have a right to say so. You cannot take away my right. It's a debate. डॉक्टर साहब, No, you are not. cool down. I am not at all. You are justifying debt. You are justifying the debt. You are making a cynical and cruel interpretation. I am sorry. I'm sorry to say this. देखिए अभी I am sorry. I'm shocked. I'm shocked to hear you. The way you defended the debt. No, who are you not to allow? This is your problem. Who are you not to allow me? It is a democracy. I have my right. That is exposing you. Who are you not to allow me? Absolutely, it is my freedom of expression. It is a debate. Link criminal act to the farmer protest site. Absolutely. You don't behave as an autocrat. You have no business, so you will not allow. Who are you? I have my right to expression. I have my freedom of expression. Who are you? It is a debate. नहीं समझते हैं। Now, okay, that is your point of view. It's my point of view. लॉजिक के बाद चीज में No, come on. You are not defining the logic. You are not the gospel truth. You are not the gospel truth. How can you say you are not allowed? Look at your behavior. Look at your behavior. You look at your behavior. You are absolutely out of order. You are absolutely out of order. You do not know how to debate, Mr. Sardana. You do not know how to debate. Who are you to tell me that you will not allow this? You are not allowed this. Who are you? Who are you? Tell me. You are a citizen. I am a citizen. I have my right to speak. हमारा पॉइंट Absolutely. हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो रह गया। डॉक्टर साहब प्लीज, सरदाना साहब मेरी बात ये सुनिए। अब ये जो गवर्नमेंट को आगे क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट ने अभी रिपील किया कि अभी वो फार्मर्स भी अपने पॉइंट से नहीं हट रहे हैं कि वो एजुकेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? डॉक्टर सरदाना साहब, आपने मेरी बात सुनी? जी, देखिए ऐसा है कि किसान ये कह रहे हैं कि हमें अब एमएसपी चाहिए। मेरा ये मानना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है एवरी फार्मर इन दिस कंट्री हैव इक्वल राइट्स। तो जो किसान आज सेब उगा रहा है, क्या उसको एमएसपी नहीं चाहिए? जो संतरा उगा रहा है उसको एमएसपी नहीं होनी चाहिए? क्या सिर्फ गेहूं और चावल के किसानों को एमएसपी चाहिए? दूध के किसान का एमएसपी का हक नहीं बनता? अंडे का नहीं बनता? सब्जी वाले का नहीं बनता? प्रॉब्लम यह है कि नाउ फार्मर लीडर्स आर ओनली इंटरेस्टेड, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो कहते हैं जिनमें हम कह रहे हैं उसमें आप एमएसपी दे दो, बाकी कंट्री के किसानों की आप चिंता मत करो। बिकॉज टोटल प्रोड्यूस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया इज 30 to 31 लाख करोड़। अगर आप सबको एमएसपी देते हैं, जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जिन क्रॉप में सरप्लस है, कोई खरीदार नहीं है, उसको कौन खरीदेगा? किस क्वालिटी के माल को एमएसपी मिलेगा? कहां जाएगा? कौन हैंडल करेगा? ये बहुत सारे सवाल हैं। जब तक इसका जवाब नहीं होगा हम एमएसपी कैसे डिसाइड करेंगे और किसको करेंगे? सेब के किसान को एमएसपी मिलना चाहिए या नहीं? संतरे को मिलना चाहिए या नहीं? केसर को मिलना चाहिए या नहीं? अखरोट को मिलना चाहिए या नहीं? बादाम को मिलना चाहिए या नहीं? फूल वाले को मिलना चाहिए या नहीं? कहने का मतलब ये है कि आज किसान सेल्फिश हो गए। जो नेता बैठे हैं प्रोटेस्ट में, वो कहते हैं सिर्फ गेहूं, चावल, गन्ना जिसमें हम खेती कर रहे हैं, सिर्फ आप उनको एमएसपी दे दो, बाकी की बात हम बाद में करेंगे। इज दिस फेयर? इज दिस लॉजिकल? कश्मीर में जितने भी मतलब जो सेब के डीलर्स है, अखरोट के डीलर्स है, लेकिन उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लमें हो रही है। उनको जो ट्रांसपोर्ट का जो फ्रेट है उसमें प्रॉब्लम हो रहा है, उसमें कोई फ्लक्चुएशन, कभी 100 रुपया, कभी 50 रुपया, कभी 200 रुपया, तो उसकी वजह से भी वो मार खा रहे हैं। तो क्या नाम, बिल्कुल, तो उसकी वजह से भी वो अपना बहुत नुकसान कर रहे हैं। तो उसके बारे में भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। अब ये आजाद साहब आप क्या कहना चाहते हैं? आजाद साहब आपका पॉइंट है, लास्ट में आप आपसे डिस्कस करेंगे। देखिए, अब मुख्य मुद्दे पे भी आ जाएं कि आगे सरकार को क्या करना चाहिए, क्योंकि फार्म लॉज अब रिपील हो चुके हैं। डिबेट के अलावा हमें कंस्ट्रक्टिव भी सोचना चाहिए कि क्या। मेरे ख्याल से सरकार को अब विपक्ष पर ये कहना चाहिए, विपक्ष को, कि आप हमें बताइए कि क्या फार्म कानून में संशोधन आवश्यक है कि नहीं, फार्म लॉज में, और आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे कि फार्म प्रोडक्टिविटी बढ़े। लेट देम कम अप विद सजेशंस एंड देन गवर्नमेंट शुड ये और दैट। ये सबसे बड़ी समस्या है आज की। जैसा कि आपने कहा कि चाहे वो सेब वालों की समस्या कश्मीर में है, चाहे बिहार में वो धान और सरसों के तेल की समस्या है, इन सभी का एक जगह में डिस्कशन आवश्यक है, ताकि हम एक ऐसे संशोधन के बारे में सोचें। इसको नहीं भूलना चाहिए। और मैं अभी तक ये कहना चाहूंगा कि सरकार को इन तीनों चीजों पे,
चाहे वो रिफॉर्म है लेबर लॉज का, चाहे वो लैंड एक्विजिशन का है, और चाहे वो एग्रीकल्चर का है। ये तीनों पे संवाद करते ही रहना चाहिए। डॉक्टर साहब आपका लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट आगे जो होना है, सरकार को व्यापक रूप से संवाद करके सारे स्टेक होल्डर को लेके कोई भी निर्णय लेना चाहिए। रिफॉर्म जरूरी है, लेकिन रिफॉर्म संवाद से होने की सरकार का कोई आदमी कानून लिख दे उसको बहुमत में पास कर दे। बहुमत होना डेमोक्रेटिक नहीं होता है, लीगल होता है लेकिन डेमोक्रेटिक नहीं होता है। वो डेमोक्रेटिक तरीका के देश को चलाना चाहिए, ना कि सिर्फ लीगल तरीका के बहुमत के जरूरत है। मेरे को इतना सरदाना साहब आपका लास्ट पॉइंट। सरदाना साहब आपका लास्ट पॉइंट चाहिए। सरदाना साहब ने ईयरपीस निकाल दिया है। सर मेरा ये कहना है सर, लास्ट पॉइंट, कि किसानों के हित में थे ये कानून। जिन्होंने कानून नहीं पढ़े दोबारा पढ़ें। अभी भी इसमें कुछ संशोधन उनको लगता है अब रिपील हो गए हैं, आप रीड्राफ्ट करके लाइए, क्योंकि छोटे किसान को हेल्प चाहिए। और जिस तरह से अभी मंडी समितियां चल रही हैं, दे आर डिजास्टर फॉर स्मॉल फार्मर्स। थैंक यू सर। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे शो में आए, आपने टाइम को स्पेयर करके हमारे इसमें पार्टिसिपेट किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। थैंक यू।